मेन और कोर पार्ट आने वाला है एंड दैट इज दिस रिएक्शन। और यहाँ पर बेसिकली विल डिस्कस बेंजाइन मैकेनिज्म इन डिटेल। सो व्हाट इज बेंजाइन मैकेनिज्म, व्हाट इज साइन सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आपने अभी देखा बेटा, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनोल। सब कुछ आपके सामने प्रॉपर बेटे समझाया कि नहीं समझाया। और यहाँ पर पोलैरिटी देखो जरा सा, अगर आप पोलैरिटी की बात करो तो क्या लग रहा है कि भाई ये SnAr है, बट दिस इज नॉट SnAr। अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, अरे सर ये क्या कह रहे हो सर, अभी तो आप ये न्यूक्लियोफाइल से एरोमेटिक कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल से सर इस लिपिड ग्रुप को निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो सर ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए ना सर। साफ साफ दिख रहा है हमको साइन सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन एराइन केमिस्ट्री की नहीं हुई। एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि किस तरह से यहाँ पर SnAr फॉलो नहीं हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। मुझे लगता है हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आज अल्कोहल ईथर फिनॉल में आज हम लोग फिनॉल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आज जो फिनॉल का सेशन है बहुत मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है बेटे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं JDG सेक्शन क्या होगा, क्या क्या हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। थोड़ा इस बारे में पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसके बाद फिर लेक्चर को एंजॉय करते हैं। मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फिनॉल, है ना। और इसको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हम लोग देखेंगे, पढ़ाई करेंगे इसकी। तो यहां पर देखिए हम लोग अपन क्या करने वाले हैं बेटे। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखिए आप, फिनॉल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आईयूपैक ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसके नेमिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन एंड दैट इज कॉल्ड डाउच प्रोसेस। और यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर का जो सबसे मेन और कोर पार्ट आने वाला है एंड दैट इज दिस रिएक्शन। और यहां पर बेसिकली विल डिस्कस बेंजाइन मैकेनिज्म इन डिटेल। सो व्हाट इज बेंजाइन मैकेनिज्म, व्हाट इज साइन सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बात करते हैं बेटे फिनॉल की। फिनॉल में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसका प्रिपरेशन क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका कंपैरिजन हम लोग अल्कोहल से भी करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। देखिए बेटे ध्यान से, तो आप देखिए ये सामने देखिए, ये रहा बेटे फिनॉल। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड सम कॉमन नेम्स ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन नेम बेटे हमारी जुबान पे रटे होने चाहिए। एक कंपाउंड का हमें नेम पता होना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की क्लास में। सो जैसे कि यहां पर देखो बेटा, ये तो फिनॉल ग्रुप है आपका और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अगर फिनॉल यानी OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे CH3 लग जाता है तो उसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल, और अगर OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे CH3 लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं पाराक्रिसॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पाराक्रिसॉल। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बेटे, अब यहां पर आप देखो तो बेटा, ये जो फिनॉल आप देख रहे हो, मतलब ये बेंजीन रिंग देख रहे हो, इसमें 2 H कंटिन्यूअस कार्बन पे लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं। तो अगर 2 H एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं उसको बोलते हैं कैटकोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैटकोल। और अगर 2 H अल्टरनेट पोजीशन पे लगे, मींस 2 H एक कार्बन के गैप पर लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, रिसोसिनॉल। और अगर दोनों OH एंटी पोजीशन पे लगे हैं, 1 और 4 पोजीशन पे लगे हैं, तो उसको हम क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा बेटे, दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन। इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। अब नैप्थलीन का यूज क्या है यहां पर समझिए। देखो बेटा, यहां पर ये बेंजीन रिंग है, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन अल्फा है, इस अल्फा कार्बन पे देखो एक OH लगा है, उसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं इसका, अल्फा नेप्थॉल। और अब जरा देखो, ये बेंजीन रिंग है बेटे, ये अल्फा और ये बीटा, तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे OH लगा है, सो दैट इज कॉल्ड बीटा नेप्थॉल। ये सब नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको बहुत सही और मस्त तरीके से आप समझने की कोशिश करना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो इस चीज को आप दोबारा इस बार रिपीट करके अच्छे से लर्न करके समझते हुए आगे बढ़ना बेटे। ठीक है, चलिए आईयूपैक वगैरह की बात करते हैं बेटे। आईयूपैक ऑफ फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स, एक एक चीज बेटा देखो, जैसे कि अपना टैगलाइन क्या है, जीरो टू सुपर हीरो। तो हम लोग एक बेसिक चीज से लेकर एकदम हायर लेवल की चीजों तक जाएंगे, पूरा एडवांस से एडवांस लेवल तक की हम लोग बात करेंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लगे रहें और साथ साथ मस्त लेक्चर को एंजॉय करते रहें। देखिए जरा कैसे, तो जैसे कि आपने अभी देखा बेटा, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल।
सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है फिनॉल बेसिकली बेंजीन का. द सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, राइट. जैसे कि देखो ये फिनॉल है बेटे, अब यहां पे क्लोरीन लग गया, कौन से पोजीशन पे लग गया देखो 1 2 3, तो 3 क्लोरोफिनॉल. चलिए देखिए, अब अगर आप इसको देखें बेटा तो देखो अगर यहां पर इसको 1 बोलेंगे तो 2 3 4 5 6. NO2 कौन कौन सी जगह पे लगा देखो, 2 पे लगा, 4 पे लगा, 6 पे लगा. सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. और बेटा इस कंपाउंड को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और ये बहुत ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. ठीक है. मिथाइल फिनॉल्स आर आल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थोक्रिसॉल. चलो अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, ये तो कॉमन नेम हो गया आपका. देखो 1 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल फिनॉल. अब देखो बेटा अगर मेटा पोजीशन पे लगा तो मेटाक्रिसॉल हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे लगा देखो 1 2 3 तो 3 मिथाइल फिनॉल. अब देखो यहां पर बेटा पारा पोजीशन पे लगा है तो पाराक्रिसॉल हो गया, 1 2 3 4 तो 4 मिथाइल फिनॉल. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हो बेटे. इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 पे लगा है तो 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल. फिनॉल है ना, तो फिनॉल के डेरिवेटिव, तो फिनॉल को एज आईयूपैक नेम एक्सेप्ट किया गया है बेटे. क्लियर, यहां तक बात समझ में आती है क्या बेटे? तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझे. चलिए अभी मैंने बताया था कि 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे अगर OH लगे हैं कैटेकोल बोलेंगे. चलिए आईयूपैक नेम बताया इसका, अभी तो कॉमन नेम की बात किए थे. तो बताओ बेटा ये तो बेंजीन है, बेंजीन है, सुनो तो बेंजीन और 1,2 बेंजीन 1,2 डाइऑल. चलिए इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था आपको. अब जरा देखो 1 2 3, सो बेंजीन 1,3 डाइऑल. चलिए इसका बताए 1 2 3 4, तो 1 4, सो क्या है बेंजीन 1,4 डाइऑल, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉन. वेरी गुड. अब देखो बेटा अगर एक पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में 3 OH कंटिन्यूअस आ जाते हैं, 3 OH क्या आ जाते हैं बेटे, कंटिन्यूअस आ जाते हैं, इसको हम लोग पायरोगैलॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पायरोगैलॉल. नाम देखो बेटा 1 2 3, सो बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल. अरे वाह क्या बात है. 2 कंटिन्यूअस कार्बन पर OH और एक गैप के बाद अगर एक OH आ जाता है, मतलब कहने का मतलब अगर OH 1 2 और किस पे आ जाता है बेटा 4 पे, 1 2 और 4 पे आ जाता है, तो देखो पहले तो नाम देखो बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल. क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी. और अगर अल्टरनेट कार्बन पे देखो एक कार्बन छोड़ के OH, फिर एक कार्बन छोड़ के OH, फिर एक कार्बन छोड़ के OH, उसको बोलते हैं बेटा क्या? फ्लोरोग्लूसिनॉल. क्या नाम है इसका? फ्लोरोग्लूसिनॉल. और नाम क्या होगा देखो 1 पे 3 पे 5 पे, सो बेंजीन 1,3,5 डाई ट्राइऑल. बोलो बेटे कहानी समझ में आती है क्या? तो देखो ये सारा काम हम लोगों ने कर लिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये पूरे स्ट्रक्चर्स आपके सामने है बेटे. चलिए अब आते हैं, बात करते हैं बेटे किसके? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. अब दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या क्या चीजें यहां पर ऐड हो सकती हैं उनको हम कोशिश करेंगे आपको और बहुत मस्त और जबरदस्त. तो देखो सिंपल चीजें से बेटा देखो हम लोग चल रहे हैं, आईयूपैक को समझाया, कॉमन नेम समझाया मैंने आपको, फिनॉल मतलब फिनॉल के बारे में बात हो रही है तो फिनॉल के बारे में डिटेल बात होगी एकदम जीरो से लेकर एकदम हायर लेवल तक. ओके चलिए देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, होता क्या बेटा अगर हम सिंपल अल्कोहल की बात करें, ROH की बात करें, है ना, तो चलो हम लोग CH3OH की बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? CH3OH की बात करते हैं. तो CH3OH का नाम क्या है बेटे? अगर हम CH3OH की बात करें तो क्या ये मिथाइल अल्कोहल होता है आपका? CH3OH है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल अल्कोहल. अल्कोहल ले लेते हैं सबसे पहले, मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं. अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं एक बार, या तो बना हुआ है बट स्टिल आप एक बार देखो ये. अच्छा बेटा ये सबके सब सिग्मा है क्या? देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. CH3 हो गया, फिर देखो O है और फिर यहाँ पर H है. ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, राइट. अब बेटा बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, 4 बचे ना. 4 बचे मतलब कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स. ये लीजिए आपके सामने कहानी क्लियर. चलिए तो अगर आप देखा है, अगर हम आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर, है ना. चेक करो 4 यहाँ पर, 1 5 यहाँ. ठीक है, ओके गुड. अब अगर आप देखो तो बेटा इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है? इस कार्बन sp3 है, तो यहाँ पर लिखा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो OH जो जुड़ा हुआ है, ये जो OH जुड़ा हुआ है, क्या ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है? यस, बोलो ना बेटे. और यहां पर जो O है, क्या ये भी sp3 है? जरा देखो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये भी sp3 है, यानी sp3OH sp3OH हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब अगर sp3 आ रहा है बेटा, तो जो एंगल होता है एक्सपेक्टेड
तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है बेटे। अरे बोलो ना बेटे, क्या 109 डिग्री 28 मिनट होता है क्या? हर छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों को समझें। 109 डिग्री 28 मिनट होता है क्या बेटा? यस होता है। बट यहां पर आप देखो, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल कर रहा है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल कर रहा है, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब यहां पर लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एंगल बेटा थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्या? तो इसका जो एक्चुअल एंगल आना चाहिए, एक्चुअल क्या बेटा, वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा क्या? अरे देखो, यस, एंड दैट इज 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री, या फिर इसको 108 डिग्री 50 मिनट बोल सकते हो। अरे बोलो ना बेटा। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल। सब कुछ आपके सामने प्रॉपर बेटे समझाया कि नहीं समझाया। और यहां पर पोलैरिटी देखो जरा सा, अगर आप पोलैरिटी की बात करो, देखो सी और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन ये ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो बेटे, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इधर भी पोलैरिटी होगी। अगर आप बात करो यहां पर, तो यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और OH में भी पोलैरिटी, इस बॉन्ड में भी पोलैरिटी आएगी, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा। सो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, CO बॉन्ड में भी पोलैरिटी है। जो CO बॉन्ड है बेटा, यहां पर भी पोलैरिटी आ गई, नहीं आ गई पोलैरिटी? क्या कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? और जो OH बॉन्ड है बेटे, क्या यहां पर भी पोलैरिटी आ गई ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड? आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? एंगल पता हो गया, स्ट्रक्चर पता हो गया, पोलैरिटी के बारे में बात हो गई, सारी कहानी बेटे क्लियर है कि नहीं? चलिए अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। देखो क्या बेटे, इन अल्कोहल बोथ कार्बन एटम्स ऑफ R, ये CH3 ना, एंड ऑक्सीजन ऑफ OH, ऑक्सीजन देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी बताया दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ CH3OH ये आपके सामने है बेटे, ये आपके सामने है। कहानी क्लियर है बेटे? तो इस तरह से देखो, छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ के चलो बेटे। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, हम छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ के चलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी एडवांस से भी एडवांस लेवल चीजों को लेकर चलेंगे। अब मैंने एक चीज आपको और बोली थी, जरा देखो, COH बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, इससे कम हुआ कि नहीं? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलो बेटे, रिपल्शन हुआ, अभी बताया। द CO एंड OH बॉन्ड्स आर पोलर बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी बताया मैंने आपको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी बात करते हैं बेटे? देखो आगे अब फिनॉल्स की बात कर लेते हैं। ये तो अभी अल्कोहल की बात हुई, किसकी बात हुई बेटे? अल्कोहल की। अब थोड़ा फिनॉल की बात किया जाए। फिनॉल की बात अगर हम लोग करें बेटे, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा बेटे, अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, देखो क्या है, ये फिनॉल है, ये OH है आपका, इसके पास लोन पेयर है बेटा। तो पहले तो बताओ बेटा, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है क्या? यस बिल्कुल हो सकता है। लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, या माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो क्लियर बेटे? चलो स्केलेटन बनाओ बेटे। सबसे पहले इसका, सबसे पहले आप इसका क्या बनाएं? स्केलेटन बनाएं। तो सबसे पहले आप इसका स्केलेटन बनाएं, बना लिया आपने। ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आ जाएगा, और बेटा यहां पर आ गया निगेटिव चार्ज। अगर अब आप देखो इसका हाइब्रिड देखो, तो बेटा यहां पर DBC आ गया, DBC। यानी अगर हम फिनॉल के नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिनॉल में बेटे, फिनॉल में यहाँ पर OH में इस जगह पर क्या पार्शियल DBC करेक्टर आ जाएगा क्या? पार्शियल DBC। अच्छा एक चीज और देखो, मैं आपको दिखाता हूं इसमें। यहां पर आपने देखा कि जो CO बॉन्ड लेंथ था अल्कोहल में, जो CO बॉन्ड लेंथ था, ये आपको बेटा कितना था? 142 पिकोमीटर, 142 pm, ठीक है, 142 pm। अब मैं आपको बताता हूं फिनॉल में ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये केवल सिंगल बॉन्ड है, यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस यहां पर नहीं है। बट अगर आप आगे देखो फिनॉल में, देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या अभी मैंने जो बताया, देखो क्या बताया बेटे मैंने आपको। देखिए यहां पर आपने देखा कि जो C और O बॉन्ड है बेटे, C और O बॉन्ड, शायद बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। C और बॉन्ड, यार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और बेटा आपको पता कि अगर बॉन्ड लेंथ, अगर आप बात करो बॉन्ड लेंथ की, तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, उससे छोटा डबल बॉन्ड होता है, और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रिलेटिवली अल्कोहल के रिस्पेक्ट में? बोलो बेटे। तो अगर आप देखो यहां पर, तो C और O के बीच का बॉन्ड लेंथ 136 pm हो गया, जबकि वहां पर 142 था। तो कम हो गया, क्यों कम हो गया? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अरे बोलो बेटा क्यों कम हो गया? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और जरा देखें, अगर आप बेटा इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, तो ये कार्बन आपका, जैसे कि अल्कोहल में क्या था, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, जैसे ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और सुनो बेटा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस बार जो फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि बेटा देखो, अभी आपने देखा कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, इसके पास दो लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और यहां पर ऑलरेडी बेटा sp2 है,
3 सिग्मा बॉन्ड ही है इसके पास यहाँ पर। बोलो बेटे, क्लियर है? क्लियर है। और उसके बाद फिर से वही बात हो जाती है, क्या बेटे देखो, अब इसके पास चूंकि 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर है बेटा, तो 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर इस तरह से, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास बेटे देखो 2 लोन पेयर हैं, तो जब 2 लोन पेयर हैं यहाँ पर, तो इनके बीच का फिर से रिपल्शन स्टार्ट होगा, और जब रिपल्शन होगा बेटा तो बॉन्ड एंगल की बात अगर आप करो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये रिपल्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, तो ये बॉन्ड एंगल बेटा डिक्रीज होगा कि नहीं डिक्रीज होगा? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, तो होना तो कितना चाहिए था बेटे आपका 120। sp2 में क्या होता है 120 होता है बेटे, बट यहां पर एंगल लेस देन 120 होगा एंड दैट विल बी 109 डिग्री। कितना होगा बेटे? 109 डिग्री के आसपास होता है। और आपको मैंने बताया कि बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दैट इज 136 pm। जबकि बेटा अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल आपने देखा था कितना था 142 था, तो कम हो गया। रीजन समझ में आ गया बेटे? तो ये प्रॉपर चीज है। अब आप जरा देख सकते हो, तो एक तो यहां पर इसका मतलब बेटे यहां पर दो चीजें आ रही है, एक तो बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरे इसके अंदर रेजोनेंस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जा रहा है कि नहीं कम हो जा रहा है? चलिए तो जरा देखिए फिनॉल्स में पढ़ लिया जाए, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। तो इन OH the OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring है। The carbon oxygen bond length is 136 pm in phenol, slightly less than that in methanol। अभी बताया मैंने आपको रीजन, दिस इज ड्यू टू, देखो, partial double bond character on account of the conjugation मतलब resonance of unshared electron pair of oxygen with aromatic ring। ये जो resonance में गया ना, unshared pair of electron, कंजुगेशन में गया, रेजोनेंस में गया ये, और दूसरा बेटे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है। बोलो बेटा रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब बेटा जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आ जा रहा है, यानी कि अगर हम इस क्लीवेज की बात करें तो ये वाला जो क्लीवेज है ये बहुत मुश्किल होगा। तो फिनॉल जनरली CO क्लीवेज की रिएक्शंस बहुत कम देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। अल्कोहल में यह बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि फिनॉल में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्कोहल बहुत फ्रीली ये रिएक्शन देंगे, आसानी से देंगे, बट फिनॉल RO या CO ब्रेकिंग की वजह से रिएक्शन जनरली बहुत कम देते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो देखिए ये चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटे। सो कंपेरिजन टू अल्कोहल दीज आर लेस रिएक्टिव क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं बेटे, बिकॉज ऑफ DBC ऑफ COH। देखो COH यहाँ पे DBC आ गया कि नहीं आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। रिएक्शन विच अल्कोहल शो, जो रिएक्शन अल्कोहल शो करता है, फिनॉल डज नॉट शो दोज रिएक्शंस। तो ये बताया, आपको रीजन समझाया बेटे। मुझे लगता है यहाँ तक आपको मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटे? तो ये था, देखो बेटे, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लिया, बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर लिया, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लिया, इनके कॉमन नेम के बारे में बात कर लिया। समझ रहे हो बेटे बात? तो अब आगे बात करते हैं कि भाई फिनॉल के बारे में हमने ये बेसिक जानकारियां तो ले ली हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमने पता कर लिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब आगे बात अगर हम करें तो बेटा क्या हम यहां पर अब नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात कर सकते हैं क्या, कि फिनॉल को प्रिपेयर कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और देखो प्रिपरेशन में अगर हम लोग देखें बेटे, प्रिपरेशन की बात करें अगर हम लोग यहां पर प्रिपरेशन में, तो आप देखो यहां पर सबसे पहले समझो फिनॉल को बेटा हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता था। क्या बोला जाता है? कार्बोलिक एसिड। सो फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखिए नाम, फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार से निकाला गया था बेटे। आपको पता है कोल टार क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है बेटे कोल टार। नाउ इट इज फिनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। तो पहले तो ये नेचुरल वे में कोल टार से निकाला गया था, फॉसिल फ्यूल से निकाला गया ये फिनॉल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। बट आजकल क्या होता है, कॉमर्शियली कैसे बनाया जाता है? सिंथेटिक, मतलब बनाया जा रहा है आजकल, है ना। सो इन लैब में अगर बात करें, सो इन लैबोरेटरी फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स से बनाया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स बेटा आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है लैब में बनाने के लिए। बट पहले कैसे किया जाता है, कहां से मिलता था? ये कोल टार से मिलता। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है बेटे, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, देखिए अब फिनॉल की बात हम लोग कर रहे थे, फिनॉल हम बनाना चाहते हैं। तो फिनॉल हम बनाएंगे कहां से? फ्रॉम हेलोएरिन्स। डॉज प्रोसेस बोलते हैं बेटा इसको। और यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, दैट मैकेनिज्म इज बेंजाइन मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से बेटा सारी चीजों को समझेंगे। पहले हम नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, फिर मैकेनिज्म बताएंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें पता चला कि यहां पर भाई रिएक्शन होते हुए तो भाई दिखेगा नहीं ना बेटे।
तो कैसे में पता चला कि बेसिकली यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है ना, उसका क्या तरीका है, बहुत मस्त मजा आने वाली है, हम बता रहे हैं आपको। यहां पर आपको यह समझाऊंगा कि बेंजाइन मैकेनिज्म एक्चुअली में आप सोल्यूशन में कैसे पता चले कि यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। जैसे कि हम अगर आप इस रिएक्शन को दिखाएं तो बहुत सिंपल रिएक्शन आपको दिखेगा। देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन, क्या रिएक्शन देखो, क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं, है ना, फ्रॉम हेलोवेरिन्स। देखो हम क्या करते हैं, डॉल्ज प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना। क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं, देखो यहां पर लिया हमने, इट्स फ्यूज विथ NaOH, NaOH के साथ फ्यूज कर दिया, मिक्स कर दिया इसको एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना बेटे, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। तो देखो NaOH लिया, क्लोरोबेंजीन के साथ फ्यूज किया 623 केल्विन पे, 300 एटमॉस्फेयर पे, तो यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बना, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद यहां पे बोला गया एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड डाला बेटे, तो सिंपल सा रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। यहां पर क्या दिख रहा है सिंपल सा, कि भाई ये Cl हटा, Cl हटाओ, यहां पे NaO माइनस है, यहां पे आ गया, बट आपको पता है ना बेटे यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये ऐसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं देगा, बट कैसे दे रहा, क्यों दे रहा भी समझेंगे, बहुत मजेदार चीज है। यहां पर ON आ गया, उसका देखो H प्लस और Cl माइनस बेटे, H प्लस इस O माइनस पे अटैक कर देगा, OH बन जाएगा और NaCl। बहुत सिंपल। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां से Cl OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, देखो समझिएगा, अगर बेटे हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें, अगर हम क्या देखें बेटे, ओवरऑल रिएक्शन को देखें, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो Cl है, यहां पर जो आपने NaOH डाला है, बेसिकली NaOH से क्या मिल रहा है, OH माइनस, ये इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, देखो ना बेटे, यहां पर OH माइनस अटैक कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शंस को हमें देखने से क्या लगता है, SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भैया ये एरोमेटिक है, उसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर गया, तो हमें क्या लग रहा है कि भाई ये SNAR है, बट दिस इज नॉट SNAR। अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, सर अभी तो आप ये न्यूक्लियोफाइल से, एरोमेटिक कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल से सर इस लिविंग ग्रुप को निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो सर ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए ना सर, साफ साफ दिख रहा है हमको, बट दिस इज नॉट SNAR। ये SNAR नहीं है, ये दिखने में लग रहा है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, तो दिख हमें क्या रहा है, ये SNAR दिख रहा है, बट दिस इज नॉट SNAR। तो अब ये कैसे होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, सर ये ऐसे कैसे निकाल दे रहे हो आप इसको, सर यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सर कैसे टूट, अभी तो आप बोले सर ये नहीं टूटेगा, नहीं निकलेगा, है ना, फिर ये टूट जा रहा है सर, निकल जा रहा है, यहां पे OH आ जा रहा है सर, मतलब आप जो बोल रहे हो सर उसके बेसिस पे तो सर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन सबको समझने के लिए मैंने बताया था ना कि प्रॉपर मैकेनिज्म को समझेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। चलिए आगे देखेंगे बेटे मस्त तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या हुई है, Cl है, NaOH डाला, तो बेटा यहाँ पर ON आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड आ गया, और इसका एसिडिफिकेशन कराया, तो O माइनस की जगह H प्लस आके चिपक गया, भैया ये O माइनस है, ये H प्लस है, H प्लस चिपक गया, और Na प्लस इस Cl माइनस को लेके निकल लिया, तो देखो यहाँ पर OH आ गया, फिनॉल बन गया। देखने में कितना सिंपल और मस्त रिएक्शन लग रहा है, बट बेटा बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई SNAR होना चाहिए, नहीं है, आपके माइंड में आ रहा है सर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे टूट के निकल के सर OH बन गया, सर ये सब क्या हो रहा है, समझाओ ना सर, अब इंतजार नहीं हो रहा है सर, अब बहुत बेसब्री हो रही है सर। चलिए तो समझते हैं, उसके पहले एक दो चीजें और समझते हैं। देखिए क्या एक चीज बेटा देखो होता है, क्या एक साइन सब्स्टिट्यूशन होता है। साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसकी बात करते हैं जनरली। जैसे कि आप अगर हम बात करें, यहाँ पे Br लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, दिस इज लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर KNH2 में आप देखो NH2 माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब अगर आप देखो Br तो निकला, Br निकलने के बाद जो NH2 न्यूक्लियोफाइल लगा वो कहाँ पे लगा, यहाँ लगा, जबकि Br था कहाँ पे, यहाँ पे था, लगा कहाँ पे NH2, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे लगा, मतलब जहां से Br निकला है वहां पे Br नहीं लगा है, उसके नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे लगा है। तो अगर ऐसा कभी भी हो कि जहां पर लिविंग ग्रुप लगा है, अगर न्यूक्लियोफाइल वहां ना लग के उसके एडजेसेंट पोजीशन पे लग जाए, उसके जस्ट लगे हुए कार्बन पे लग जाए, वहां ना लगे, उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन ही रहा है। देखो Br हट रहा है बेटे, और देखो यहाँ पे NH2 माइनस सब्स्टिट्यूट होकर लग रहा है, तो हो तो सब्स्टिट्यूशन रहा है, Br हट रहा है, NH2 आ रहा है, बट उसकी पोजीशन पे नहीं आ रहा है। अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए, जहां पे ओरिजिनल पोजीशन था लिविंग ग्रुप, अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे NH2 आ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इन साइन सब्स्टिट्यूशन द इंटरिंग ग्रुप takes up a position adjacent to the occupied by the living group। तो देखो इसका जो एडजेसेंट, ये तो भरा हुआ है, तो ये एडजेसेंट है, यहां पे जाके लगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। सो फॉर एग्जांपल साइन सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड इन अराइन केमिस्ट्री, ये आपने देखा यहां पर।
एक साइन सब्स्टिट्यूशन होता है बेटे और एक होता है क्या, टेली सब्स्टिट्यूशन। तो ये साइन सब्स्टिट्यूशन समझो कितनी मस्त चीज है बेटे, अभी आगे आप मतलब समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये है साइन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर बेटे, यहां तक समझ में आता है। मैं फिर से बोलता हूं क्या हुआ बेटे, साइन सब्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करें तो देखो जहां पर लिविंग ग्रुप है, अपकपिंग जो भी रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन एराइन केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स में नजर आता है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट एक और होता है एंड दैट इज कॉल्ड, देखो मैं बताता हूं आपको, उसको बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, टेली सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि देखो ये लिविंग ग्रुप है बेटे, ये आपका लिविंग ग्रुप है, क्या बोलो ना बेटे, इज इट लिविंग ग्रुप, यस दिस इज लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप है और देखो फिर से आपका अमोनिया है, सो HNH2 लिख दिया मैंने बेटे, यहां पर NH2 माइनस है। देखो ये अपकमिंग ग्रुप है बेटे। देखो अब जो ये पोजीशन लेगा, देखो लिविंग ग्रुप है तो बेटे देखो यहां पर लिविंग ग्रुप का पोजीशन ओरिजिनल ये वाला था, बट NH2 कहां पे लगा, यहां जाके लगा। देखो तो क्या बेटा उसके साइड में लगा, एडजेसेंट पे लगा, नहीं लगा। तो एडजेसेंट पे नहीं लगा, इसका मतलब ये साइन सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो अगर एडजेसेंट पे लग के कहीं और पोजीशन पे लग जाता है, मतलब और गैप हो जाता है, जैसे यहां पर जस्ट बगल में लगा और यहां पर अगर एक से ज्यादा गैप में लग जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो मैं पढ़ रहा हूं, टेली सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन द न्यू पोजीशन इज मोर देन वन एटम अवे बाय द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से एक से ज्यादा, देखो 1 2 तीसरे नंबर पे लगा, तो एक से ज्यादा अवे पोजीशन, एक से ज्यादा दूर पोजीशन पे अगर आपका ये ग्रुप लगता है न्यू पोजीशन वाला, न्यू पोजीशन पे, तो बेटा इसको हम बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी लग सकता था, यहां पे लग सकता था, यहां पे भी लग सकता था, तो ये टेली होंगे। बट अगर यहां पर लगेगा एडजेसेंट वाले पे तो उसको बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन। बोले बेटे क्या इतना समझ में आएगा कि साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो बेटा क्या है पता है, अब अच्छा अगर जहां पे लगा है अगर वहीं पर आ जाए तो बेटा वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया। एडजेसेंट पे आ गया, साइन सब्स्टिट्यूशन हो गया। एडजेसेंट पे ना आके इससे एक से ज्यादा कार्बन पे अवे कहीं पर लगा तो बोलेंगे टेली सब्स्टिट्यूशन। अब लोग सर ये सब क्यों बता रहे हो, अभी रुको ना, डेयरी मिल्क बेटा समझो तो जरा, अभी देखो तो आगे होने क्या वाला है, आगे बहुत बचाने वाली है। तो बेटा अब हम इसकी प्रॉपर, अभी देखो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ गई। सर ये टेली कैसे हो जा रहा है, सर ये साइन कैसे हो जा रहा है, सर ये डबल बॉन्ड जो Cl के बीच में और रिंग के बीच में था, सर ये टूट के वहां पे OH कैसे आ जा रहा है। सर अभी आप बोले थे कि सर ये लिविंग ग्रुप निकल के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो सर SNAR शो हो रहा है, बट सर SNAR लग रहा है SNAR, बट SNAR है नहीं, तो सर क्या है अब बताओ ना सर। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रॉपर मैकेनिज्म समझेंगे, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो हम बेंजाइन मैकेनिज्म समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। ओके बेटे, तो चलिए देखते हैं बेटे अब कि यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा, है ना। साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब तो हमने समझ लिया। अब आते हैं आगे और देखते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से यहां पर देखें बेटे, हाउ बेंजाइन मैकेनिज्म, सिंपल सी बात है। देखो होगा क्या बेटे, बात यहां पर देखो क्या है, थिंग इज दैट हाउ वी आइडेंटिफाई बेंजाइन मैकेनिज्म। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा भाई, है ना। इस बात का पता कैसे चला कि बेंजाइन मैकेनिज्म होगी, ठीक है। और कैसे पता चला कि ये SNR नहीं है, मतलब कैसे पता चल रहा है कि बेंजाइन मैकेनिज्म है, क्यों? क्योंकि पता है बेटे यहां से अगर आप देखो तो यहां पर Cl हट रहा है और यहां पर देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये Cl माइनस यहां से हटता हुआ नजर आ रहा है और OH यहां पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो यहां पर हमें क्या लग रहा है, सीम्स टू बी SNAR। बोलो बेटे ये SNAR लग रही है, क्योंकि भाई देखो लिविंग ग्रुप बाहर गया, एरोमेटिक कंपाउंड है, लिविंग ग्रुप बाहर गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखने में लग रहा है, बट दिस इज नॉट SNAR। तो भाई SNAR लग रहा है देखने में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि SNR नहीं है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। ये सब चीजें कैसे आएंगी बेटे, अगर ये SNAR होता, अगर ये SNAR होता बेटे तो Cl से यहां पर सीधे सीधे OH आ जाता, ठीक है। बट कैसे, ये तो अब देखो दो क्वेश्चन है कि SNR अगर ये देखने में SNAR लग रहा है बट ये नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता। ये सारी चीजें हमें यहां पर डिस्कस करनी होंगी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि रिएक्शन को देखने से तो SNAR ही लग रही है, तो कैसे पता चले कि यहां बेंजाइन मैकेनिज्म है। अब किसी ने इसको होते हुए तो नहीं देखा, तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा, बहुत मजेदार चीज है, कैसे करना है समझिएगा बात को। होता क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि बेटे जहां पर ये क्लोरीन लगा है, दिस इज क्लोरोबेंजीन,
हमने यहां पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि जहां पर एक क्लोरीन लगा है वहां पर हमने कार्बन का आइसोटोप ले लिया, आइसोटोपिक कार्बन ले लिया, मतलब यहां पर C14 ले लिया, C14 ले लिया बेटे, C14। अब देखेंगे कि इस C14 के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें यहां पर होने वाली हैं। अब हमने यहां पर NaOH डाला 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पे, राइट। तो हुआ क्या कि बेटे Cl हटा यहां पर, और यहां पर देखो जहां पर C14 है एग्जैक्टली उसी जगह पर OH आया, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पर भी OH आया। एक हमें दूसरा प्रोडक्ट और मिल जा रहा है। तो भाई अगर ये केवल अब देखो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिला कि SNAR क्यों नहीं है, वाई दिस रिएक्शन इज नॉट SNAR। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये केवल SNAR होता तो जहां पर C14 है वहां से Cl हटता, वहीं पर OH आता और सिर्फ हमें ये प्रोडक्ट नजर आता, सिर्फ हमें ये प्रोडक्ट नजर आता, सिर्फ एक प्रोडक्ट नजर आता। तो अगर ये SNAR होता तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता, यहां से Cl हटता, यहां पर OH लग जाता और ये रिएक्शन SNAR होती। बट ऐसा हुआ नहीं, यहां पर एक प्रोडक्ट और नजर आया। तो जहां पर लिविंग ग्रुप लगा था, जहां पर C14 था, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे OH आया। और देखो बेटा एडजेसेंट पोजीशन पे अगर जहां पर लिविंग ग्रुप है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई भी अपकमिंग ग्रुप आता है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने समझाया आपको। तो यहां पर साइन सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। तो बेटा ये वाला आपका, ये देखने से तो लग रहा है कि अगर केवल इतना होता तो SNAR होता, बट बेटा साइड में ये भी बन जा रहा है। इसका मतलब पहली चीज कि SNAR तो नहीं है। सो ये यहां से प्रूव होता है दिस रिएक्शन इज नॉट SNAR। तो एक चीज का जवाब तो हमें मिल गया कि भाई ये SNAR तो नहीं है। अब सर ये SNAR नहीं तो ये दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन जा रहा है, सर ये साइन सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट कैसे बन जा रहा है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सो एक्सपेरिमेंटली वी गेट टू प्रोडक्ट्स, हमें दो प्रोडक्ट्स मिले। सो इन SNAR ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये वाला प्रोडक्ट बनता अगर SNAR होता। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली वेयर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोफाइल यहीं अटैक करता और यहीं पर ये बनता। बट हियर इज नो लाइक दैट, इधर यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। सो अब क्या समझो बेटा, तो क्या समझो, तो यहां पर जो SNR प्रोडक्ट होता है वन टाइप का ही होता है, तो वन SNR प्रोडक्ट टाइप होता है। अदर डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ये तो SNR टाइप का है बट ये आपका डिफरेंट बन जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन आपके SNAR नहीं है। SNAR होती तो केवल और केवल ये बनता। सो इट इज प्रूव दैट इट इज नॉट SNAR। पूरा प्रॉपर देखो सारी चीजें लिख लिख के मैंने आपको PPT बनाई हुई है और मस्त जबरदस्त मेहनत करके बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। पहले सवाल का जवाब का क्या है कि भैया ये SNAR तो नहीं है। अब अगर SNAR नहीं है तो क्या है, और अगर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, चलिए देखा जाए। फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन आपके सामने है। अभी का अभी मैं आपको ये दोनों प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तब आप देखिएगा आपको मजा आने वाला है। आपको साफ साफ क्लियरली दिखाऊंगा बेटे कि किस तरह से SNAR नहीं होके ये बेंजाइन मैकेनिज्म यहां पर कैसे फॉलो हो रहा है ना, और किस तरह से यहां पर टू प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको यहां पर मिलने वाला है। ओके चलिए देखें आगे। आप देखिए बेटा मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहली चीज बेटा देखो यहां पर क्या है, पहला स्टेप देखिए इसका क्या है। यहां पर आपका देखो C14 है, जहां पे स्टार लगा है बेटा वो C14 है, ध्यान रखिएगा। जहां पे स्टार जहां भी दिख जाए इसका मतलब वहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, यह लगा हुआ है। अब यहां पर देखो इसके पास हाइड्रोजन है। अब यहां पे आपने NaOH डाला था। NaOH क्या है बेटा, तगड़ा बेस है। वो क्या करेगा, इस H+ को खींचेगा यहां से और पानी बाहर निकल जाएगा। खींच लिया, जैसे H+ बाहर जाएगा बेटे क्या पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और हुआ कैसे ये देखो जरा सा, अगर आप ध्यान दें तो बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड ऐसे टूटेगा नहीं, तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। H+ OH- H+ को खींच लेगा, पानी बाहर हो जाएगा और आपका कुछ ये चीज आ जाएगी। यहां तक बेटे समझ में आती है बात। तो ध्यान रखना बेटा, अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक चीज आपको और बताते हैं। यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी आपको कि भाई कैसे। बट दिस रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो रिएक्शन। इवन कि जो SNR रिएक्शन होती है ये उससे भी ज्यादा स्लो रिएक्शन है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज ए वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। वैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि एसिड बेस्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अरे ये केस ऐसा है बेटे जहां पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है। आगे देखो अभी आपको समझ में आता है कहानी। ठीक है, अब देखो यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया बेटे, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेटा तगड़ा खतरनाक वाला क्या, +I। खतरनाक वाला सॉरी +I। खतरनाक वाला क्या आएगा, +I। +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तगड़ा +I आया आपका।
और तगड़ा प्लस आई आया बेटा, तो ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए लीविंग ग्रुप को लीव कराएगा, किक मारेगा, और ये लीविंग ग्रुप माइनस यहां बाहर और यहां पर प्लस। हाँ, इसके बाहर जाने से अभी देखो इसके एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेंशन नहीं लेने का आपको। तो ये Cl माइनस निकल गया और यहां पर प्लस, और प्लस का मतलब पता है क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटे, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, जरा गौर फरमाइएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बाहर चले गए इस तरह से। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, प्लस चार्ज आ गया, खाली डब्बा बच गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, प्लस चार्ज। और देखो बेटा स्टार भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा, कुछ ये बन गया। अब सोचो बेटा कि ये खाली डब्बा है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन और ये खाली डब्बा है, तो बेटा बताओ एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कि नहीं बनता? तो इधर ये शेयरिंग कर देगा और ये प्लस माइनस के बीच में यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और देखो कुछ इस तरह से ये आपका कंपाउंड बन गया। ये जो कंपाउंड बना इसी को हम बोलते हैं बेंजाइन, और ये होता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या होता है बेटे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन इज फॉर्म्ड। सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे लिख लो, यहां पर देखो ये स्टार का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्टार का मतलब वो वहां पर C14 है जहां पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था, ये C14 है आपका, ठीक है, ये वाला कार्बन। इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमने ऐसे लिख लिया, इस तरह से सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है, ऐसे लिख लिया, मतलब कि यहां पर स्टार, मतलब कहने का मतलब यहीं पे Cl था, मैंने इसको यहां पर ऐसे शिफ्ट नहीं किया है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको लिखा है, थोड़ा चीजों को और अच्छे समझ। तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि ये यहां पर स्टार था और यहां पर Cl, तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, सिमेट्रिकल है कैसे भी मान लो, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख लिया थोड़ा सा आसानी से और चीजों को समझने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर लीविंग ग्रुप था जहां पर C14 है, यहां से निकला है, और यहां से आपका H निकला है, और यहां पर ये बॉन्ड बन गया, इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब सेम चीज है, वही चीज है। क्लियर बेटे? तो यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन बन गया। अब जब बेंजाइन बन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म। अभी लेकिन अब आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो भी समझाएंगे आपको। और ध्यान रखो बेटा, फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म क्या बोला मैंने? फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म कंपाउंड मस्ट हैव 1 हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन। इस ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निकलेगा तभी किक मारेगा इसको, तभी यहां पर ये बॉन्ड यहां पर बाहर आ पाएगा। तो ये बेंजाइन बन गया आपका, राइट? बेंजाइन फॉर्मेशन पहला स्टेप मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है बेटे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये यहां पर स्टार है, यहीं पे C14 था, यहीं पे Cl लगा था, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए बेटा, समझिएगा जरा ध्यान से। अब जैसे ही इंटरमीडिएट बना, तो आपको पता है बेटा इंटरमीडिएट जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए सिस्टम के अंदर या सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो तुरंत डिस्ट्रॉय होकर आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा देखो, अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अब देखो सिमेट्रिकल कंपाउंड है बेटे, या तो बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाए या तो बॉन्ड नीचे की तरफ टूट जाए। अभी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली बेटा 2 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, और अभी आपको ये समझ में आएगा कि बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे फॉलो हुआ, और अब आपको ये भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि SNAR क्यों नहीं है, और अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं बेटा इसको ऊपर की तरफ तोड़ू तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास OH माइनस है, ठीक है, ऊपर की तरफ तोड़ोगे तो यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। आएगा क्या बेटे? ऊपर की तरफ तोड़ोगे ऐसे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चले जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा। देखो ऐसे मैंने ऊपर की तरफ तोड़ा, यहाँ माइनस आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर, ये, और यहाँ प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस आएगा OH यहाँ अटैक कर जाएगा। देखिए कर गया अटैक OH, ठीक है। फिर पानी पड़ा हुआ है बेटे, और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये बेस का काम करेगा, और यहाँ पर वाटर में H+ निकलेगा, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो H+ इस माइनस, ये जो कार्बन का माइनस है H+ को खींच लेगा, तो यहाँ पे H लग जाएगा, लग गया H। देखो बेटे, तो अब जरा बताओ बेटे, स्टार यहां पे था, तो ये पानी, कौन सा पानी? वही पानी जो निकला था स्टार्टिंग, वो पानी से H+ यहां लग जाएगा, और देखो बेटा जहां पे स्टार था उसके बगल में OH है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? अगर ये SNAR होता तो जहां पर स्टार था, जहां पर लिविंग ग्रुप था, वहीं पर OH आता, यहां तो ये आ गया। दिस इज कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया ये? तो बेटा बताओ क्या साइन सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है? साइन सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटे कि भाई ये बॉन्ड नीचे की तरफ टूट जाए। अगर ये नीचे की तरफ टूटेगा, ध्यान रखिएगा, तो नीचे की तरफ टूटेगा तो यहां माइनस आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज आ जाएगा, देखिए आ गया, और यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा OH माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, बोलो बेटे, और OH यहाँ पे अटैक कर गया, और फिर ये पानी से H+ खींच लेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH आ गया। कहाँ पे आ गया? जहाँ पे स्टार था, जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा था, तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा था वहीं पर OH आया, जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा था उसके एडजेसेंट पोजीशन पे OH आया। तो बताओ बेटा 2 प्रोडक्ट नजर आए कि नहीं आए? 2 प्रोडक्ट नजर आए कि नहीं आए? तो ये कंफर्म हो गया। और ये रिएक्शन किसके थ्रू आगे बढ़ी? बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ी, मतलब बेंजाइन रिएजेंट आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आया यहाँ पर, देखो बेंजाइन, क्या आया? बेंजाइन रिएक्शन। तो इसलिए से यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। कितनी बढ़िया और कितनी मस्त रिएक्शन बेटे, आप देखें, आप कितनी बढ़िया और कितनी मस्त रिएक्शन आप देखें। और देखो फिर आपका, देखो एक तो प्रोडक्ट ये वाला बन गया, ये देखो ये, और दूसरा साइन सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बन गया। सो 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड दैट प्रूव्स बेंजाइन मैकेनिज्म, नो SNR मैकेनिज्म। बोलो बेटे, कहानी क्लियर?
कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि किस तरह से यहां पर SNAR फॉलो नहीं हो रहा है और किस तरह से यहां पर बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। मुझे लगता है कि यह बात आपको बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको बहुत ही मजा आई होगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब अब अगर ऐसे रिएक्शन हमें मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? देखो फिर से मैंने C14 ले लिया बेटा, स्टार लगा लिया यहां पे, ठीक है। अब KNH2 ले लिया या अमोनिया ले लिया, KNH2 ले लिया फिर अमोनिया ले लिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां से आपको जो बेस मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, वो आपका NH2 माइनस मिल जाएगा या बेस जो मिल जाएगा, ठीक है। और PPS ले लिया है ना, एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि अमोनिया ले लिया आपने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे रिएक्शन कराया। तो देखिए क्या होगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? एक तो जहां पर लिविंग ग्रुप है वहीं पे आप इसको लगा दो, NH2 लगा दिया, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे इधर या इधर सिमेट्रिकल ये लगा दो, तो एक तो आपका साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा और एक आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा बेटे? बेंजाइन मैकेनिज्म। कौन सा? बेंजाइन मैकेनिज्म। अरे बोले बेटे कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइन मैकेनिज्म। ये लीजिए भाई, समझ में आ गया? तो बेटा ये कहानी क्लियर। चलो इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। हालांकि एक बहुत सिंपल है, वैसे ही होगा जैसे आपने अभी पहले सीखा, बट फिर भी स्टिल एक बार नजर डालें, आप गौर फरमाएं, आप एक बार गौर फरमाइए। चलिए देखिए बेटे क्या होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस रिएक्शन, ये H+ को खींच लेगा यहां से, H+ को खींचा, H+ को खींचा बेटे, अरे बोलो ना बेटे, H+ को खींचा तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो H+ को खींचा तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, H+ बाहर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओहो ये देखिए भाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बेटे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखिए आप, आ गया माइनस, देखिए माइनस आ गया बेटे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। बोलो बेटे आ गया? ओके, कहानी क्लियर? चलिए अब जैसे ही आया तो बहुत तगड़ा वाला प्लस आई, इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या करेगा, किक मारेगा इसको, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर माइनस, और यहां प्लस आएगा। प्लस का मतलब खाली डब्बा, और प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेगा। देखिए ये आपका बेंजाइन बन गया, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे C14 आया, हमने सिंप्लिसिटी के लिए वहां पर ऐसे बॉन्ड यहां बना लिया, तब यहां भी बना करो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, जैसी मर्जी वैसे करो। अब चलो चलते हैं 2 तरीके से। एक तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठ सकता है, ऊपर की तरफ या लेफ्ट की तरफ, और एक राइट की तरफ। पहले चलो लेफ्ट वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलो पहले तो इधर तोड़ा तो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया। जैसे यहाँ प्लस आएगा NH2 यहाँ अटैक कर गया और माइनस ही आएगा। फिर से बेटे अमोनिया, ये NH2 माइनस और H+ बाहर निकल गया था ना बेटे, यहाँ पर अमोनिया बाहर निकला था कि नहीं मिला? तो अमोनिया सोल्यूशन में पड़ा हुआ, तो अमोनिया से फिर से एक H+ ले लेगा, और देखो यहाँ से H+ गया तो H लग गया बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर NH2। बताओ बेटा, जहां पर स्टार था उसके बगल में NH2 आया, साइन सब्स्टिट्यूशन 50% ये बन गया। अब अगर देखो, अगर हम इसको किधर की तरफ तोड़े बेटा, इधर की तरफ तोड़े, राइट साइड में तोड़े, तो देखो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, जहां पर प्लस आएगा तुरंत NH2 वहां अटैक कर जाएगा, कर गया देखो यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस आया, अमोनिया से H+ ले लेगा, और देखो आपका ये प्रोडक्ट बन गया 50%। तो बेटा इस तरह से आप बताओ बेटे, इस तरह से क्या आप इस मैकेनिज्म को समझ गए कि कैसे बेटा, किस तरह से बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, और किस तरह से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्यों ये रिएक्शन SNAR रिएक्शन नहीं है। कितना तगड़ा और मस्त और जबरदस्त चीज सिखाई बेटे मैंने आपको। आई होप बेटे कि आपने इस बात को बहुत तगड़े से समझ लिया होगा, मजा आ गई होगी आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था आपका डॉज प्रोसेस, जहां पर हमने बेंजाइन मैकेनिज्म की बात की। अब आगे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं और कुछ और मजे करते हैं। चलिए देखिए क्या है, चलिए देखते हैं बेटे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे फिनॉल बनाएंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो क्यों ना चलो बेंजीन से ले लिया जाए, ये वाला तो ठीक है, बेंजीन से ले लिया जाए। चलिए देखिए, आपको पता है ना बेंजीन में बेटा हम जब सल्फोनेशन कराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो कि हम लोग ES रिएक्शन में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पर एक आपका SO3H एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ से देखो H है बेटे, है ना, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस आता है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाता है। बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, ऐड हो जाता है कि नहीं ऐड हो जाता है? तो यहाँ पर आपका SO3H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ माइनस आ जाएगा, और है ना पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपको। तो ये देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो बेटे, अरे बोलो ना बेटे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ओके गुड, ये आ गया। इसके बाद फिर इसका आप क्या करोगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे बेटे, तो जरा देखो यहाँ पर Na+ है, OH पर माइनस है, और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है। क्या होगा बेटे? प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में, तो H+ निकल जाएगा और Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो है ना, बेंजीन के साथ, यानी ये क्या बन गया, C6H5SO3Na बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया कि नहीं बन गया बेटे? अब इसके साथ फिर से NaOH के साथ फिर से NaOH डालोगे, तो NaOH के साथ फ्यूज करोगे, तो ध्यान रखिएगा बेटा क्या बनने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहां से बेटा आपका ये निकल जाएगा, जरा देखिए ध्यान से,
देखिए क्या, Na2SO3, ये देखिए Na2SO3 बाहर हो गया, ये OH बचा, यहाँ पे OH आ गया एंड ये फिनॉल बन गया, ये फिनॉल बन गया। कहानी क्लियर बेटे? तो इस तरह से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट और भी देखो, अगर हम बेटा इसका FCA करा दें, FCA नहीं होगा बेटे, हेलोजिनेशन, इसको क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन करा दें इसका, हेलोजिनेशन, दिस इज नॉट FCA, दिस इज हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन भी आपका EAS रिएक्शन होता है। यहां पर भी क्लोरीन से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट विल बी Cl+, दैट विल बी Cl+। तो यहां से H निकलेगा और बेटा यहां पर Cl अटैक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पर। कहानी समझ रहे हो बेटा? तो ये आपका हेलोजिनेशन है। क्या है बेटा? ये हेलोजिनेशन, दिस रिएक्शन इज हेलोजिनेशन, नॉट दिस। ये हो गया। अब Cl आ गया बेटे, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, अभी आपने NaOH के साथ फ्यूज कर दोगे 625 300 केल्विन पे डॉज प्रोसेस से बेटा आपका ये बन जाता था कि नहीं बन जाता, और प्लस साइन सब्स्टिट्यूशन से आपका साइड प्रोडक्ट भी बन जाता था। बट अगर हमें ये बनाना है तो चलो ये बन गया कि नहीं बन गया, तो बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस साइड में एक और रहेगा। बट हमें ये बनाना था तो ये बन गया कि नहीं बन गया, हमने ये जो चाहिए था वो हमने बना लिया यहाँ से। तो इस तरह से भी बना सकते हो। क्लियर कहानी? ओके, और आगे देखें बेटे, तो देखो वही चीज़ है, देखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब क्या है देखो यहाँ पर, समझिए बात बेटे। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। अच्छा ओलियम क्या होता है बेटे? मतलब यहाँ पर जैसे हमने जो रिएक्शन लिया है यहाँ पर, ये आपका ओलियम ले सकते हो आप यहाँ पे। ओलियम का मतलब क्या है बेटे, जरा समझिए। ओलियम आपका है यहाँ पर H2SO4 प्लस SO3, इस पूरे का मतलब है H2S2O7। ओलियम के प्रेजेंस में भी आप इस रिएक्शन को, सल्फोनेशन में हम लोग ओलियम लेते हैं, तो ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलो देखो आप कैसे। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक, देखो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बीच में बना था कि नहीं बना था, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो फिनॉल। ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स गिव्स फिनॉल। तो आपके सामने फिनॉल आ गया बेटे, आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है, सेम रिएक्शन ये आपके सामने है बेटे। क्लियर कहानी है? चलिए ये कर लिया आपने। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस तरह से फिनॉल बनाएंगे ये आपने क्लियर कर लिया। चलिए डाइजोनियम सॉल्ट, अब बेटा डाइजोनियम के बारे में क्या बोले, आपको डाइजोनियम की बहुत अच्छे से रिएक्शन पता है। ES में हमने डाइजोटाइजेशन वगैरह बहुत तगड़े से करा रखा है। यानी कि अगर आपके पास 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है ना, वो आपका RNH2 हो सकता है, एलिफेटिक अमाइन हो सकता है, या फिर आपका ARNH2 हो सकता है, एरोमेटिक अमाइन हो सकता है। 1 डिग्री जहाँ पे NH2 लगाओ है ना, जैसे बेंजीन के साथ ये आपका एरोमेटिक अमाइन हो गया, दिस इज एरोमेटिक अमाइन। बोलो बेटे, दिस इज एरोमेटिक अमाइन। तो उसमें अगर आप NaNO2 और HCl डाल दो तो इसका डाइजोटाइजेशन हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है बेटे। अब इसका मैकेनिज्म वगैरह सब डिटेल में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बेटे, इसलिए आप सीधे इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है। क्लियर बेटे? तो N2Cl बन गया। इसको हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे कराते हैं। NaNO2 HCl को मिला के हम लोग HNO2 भी बोलते हैं, कई बार HNO2 भी लिखा हो सकता है। सब कुछ बहुत तगड़े से कराया हुआ है बेटे। और एक चीज हमने आपको हेलोअल्केन हेलोवेरिन्स में भी करा रखा है बेटे। तो डाइजोनियम बन गया, और पानी के साथ जब इसको गर्म करोगे तो बेटा ये बाहर निकल जाएगा, या माइनस यहाँ प्लस। आप सीधे देखो HOH कराया तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये OH यहाँ पर अटैक कर जाएगा, देखो फिनॉल बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा बेटे? फिनॉल बन जाएगा। कहानी क्लियर है? तो इस तरह से आपका आप यहाँ से बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बना सकते हो। नीचे सेम रिएक्शन आपकी लिखी हुई है ना, वाटर के साथ हीट करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके सामने है। तो सोडियम नाइट्रेट HCl या फिर इसके साथ HNO2, या आप इसके साथ क्या लिख सकते हो बेटा? HNO2। इन दोनों से मिलकर HNO2 बनता है। पता ना बेटा कैसे बनता है? देखो ये NaNO2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो देखो HNO2 बना देता है बेटे, HNO2 देखो बन गया, और NaCl बाहर। तो कहीं पर अगर HNO2 भी लिखा हुआ है और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है बेटे, या फिर 273 से 278 केल्विन लिखा हुआ है, तो आप वहां पर NaNO2 HCl लिखा हो तो भी चल जाएगा, और HNO2 लिखा है तब भी चल जाएगा, और रिएक्शन आप करा सकते हो। तो ये आपका डाइजोनियम का रिएक्शन हो गया। ये देखिए प्रॉपर वही है ना, डाइजोनियम का रिएक्शन हो गया। अब आगे देखो बेटा जल्दी से फटाफट, क्या अभी हमने डाउज प्रोसेस के थ्रू बेटा क्लोरोबेंजीन को फ्यूज NaOH हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करा के फिनॉल में कन्वर्ट किया था, प्लस यहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूशन हुआ था। क्या हुआ था बेटे? तो यहाँ पर OH आया था, देखो ये पहला। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा बेटे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से हम भी फिनॉल बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा वो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है जरा समझिएगा बेटे, यहां से क्या होता है जरा देखिए। यहां से अब अगर आप देखोगे तो यहां से CO2 ग्रुप बाहर हो जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? CO2 ग्रुप बेटे बाहर हो जाता है, और यहाँ पर H रह जाता है, और यहाँ पर देखो फिनॉल हो गया। और ये जो कंपाउंड है आपका पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। अरे बोलो ना बेटे, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी बेटे?
क्लियर है कहानी? तो इस तरह से काम यहाँ पर हो जाता है बेटे। बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ से आप देखो ये कंपाउंड, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है कि यहाँ से CO2 का निकल जाना, और ये मैकेनिज्म भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। तो सीधे यहाँ से CO2 निकाल दो। अगर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से अगर आप हीट कर रहे हो, कोई एसिड है, तो वहाँ से CO2 निकल जाएगा। और बेटा यहाँ पर देखो फिर सिंपल CO2 निकल गया तो H यहाँ पर रह गया, तो ठीक है, उसको दिखाओ या नहीं दिखाओ। और यहाँ पर देखो आपका फिनॉल बन गया बेटे फिनॉल। ये जस्ट मैं एक समरी दिखा दे रहा हूँ आपको फटाफट। और आगे देखें बेटे, सल्फोनिक एसिड अभी किया था बेटे, जब हम NaOH के साथ फ्यूज करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, तो यहाँ से क्या निकल जाता था? Na2SO3। देखो यहाँ से Na2H2O3, ये देखिए Na2H2O3, Na2H2O3, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, है ना। इसको पहले NaOH डाल के पहले यहाँ पे सोडियम लिया ना, सोडियम आएगा तो फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे निकाल देना, तो Na2H2O3 निकल जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। लग गया बेटे। और अभी आपको डाइजोटाइजेशन तो बेटा बताइए मैंने कैसे क्या होता है, आपका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। डाइजोनियम आयन से हम लोग ये बना सकते हैं। तो इस तरह से देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर फिनॉल का प्रिपरेशन, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, फिनॉल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बेटे, ये आपके सामने मैंने सारी चीजें समझा डाली। तो मुझे लगता है बेटा कि आपने इस लेक्चर को बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। और बेंजाइन मैकेनिज्म जो भी मैंने यहाँ पर बताया बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाते हैं वो देख लिया आपने, ठीक है। डाइजोटाइजेशन से कैसे बनाते हैं वो आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें भी आपने समझ ली। इवन कि बेंजीन से फिनॉल कैसे जाएगा वो भी आपने देख लिया। वो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई। सो वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट है बेटा ये फिनॉल का। इसको बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो बेटा अगर आपको यहाँ तक लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। राइट बेटे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे। और आज के सेशन में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बेटे अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें बेटे, खूब मेहनत करें और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। अपना पूरा एफर्ट आप डाल दें, है ना। टिल देन बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।